नमस्कार। आप लोगों से आज मैं जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाला हूं, संभवतः उस मुद्दे को लेकर मैं उतना योग्य नहीं हूं। और मुद्दा है वर्तमान समाज और इस समाज में तरक्की और होने वाला परिवर्तन। वर्तमान समाज में योग्यता का पैमाना पूरी तरह से बदल चुका है। अब वर्तमान समाज में वो व्यक्ति योग्य नहीं है जिसके पास बाबा साहब अंबेडकर की तरह डिग्रियां हैं। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह तार्किक सोच सकता है। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो ज्योतिबा फूले की तरह समाज को एक साथ और पिछड़े वर्गों को आगे ले जाने की बात करता है। वर्तमान समाज में अब वो व्यक्ति योग्य नहीं रहा जो महात्मा गांधी की तरह भारत के सभी लोगों को एक धागे में पिरोने की बात करता है। अब वर्तमान समाज में योग्य लोग कौन हो गए? अब वर्तमान समाज में ऐसे लोग योग्य माने जाते हैं जिसने बिग बॉस की ट्रॉफी जीती है, तो ये लोग अब समाज का नेतृत्व करेंगे। अब वर्तमान समाज में ऐसे लोगों को योग्य माना जाता है जो भ्रष्टाचार के केस में हैं, लगातार झूठ बोलते हैं और उन्होंने नेता बनकर मंत्री पद धारण कर लिया है। अब वो किसी मंच से अब भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान समाज में ऐसे मौलवी, पंडित, बाबा जो ढोंग रच रहे हैं और अंधकार फैला रहे हैं और यह विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि चमत्कार होता है, तर्क कुछ नहीं होता। तो जब हमारा समाज चमत्कार पर विश्वास करेगा तो वो तार्किक रूप से सोचना बंद कर देगा। और जिस समाज में तर्क की कमी होती है वह समाज बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए योग्य नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं यूट्यूबर हूं, ना तो मैं कोई राजनेता हूं और ना ही कोई मैं बाबा हूं। मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं, ट्यूशन पढ़ाकर घर का गुजारा करता हूं। ट्रिपल एमए किया है मैंने, इसीलिए मैं योग्य नहीं हूं इस समाज का नेतृत्व करने के लिए। आज जो भी मैं बातें बोलने वाला हूं उसमें कई लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं उन लोगों को पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं कि मैंने आपका जाने अनजाने में या मैं कहूं जाने में दिल दुखाया है। तो अगर मेरी माफी से आपके दिल का जख्म नहीं भरता है तो मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जो मन में विचार आते हैं, जो आपकी परवरिश का नतीजा है, उस परवरिश को आप यूट्यूब के मेरे कमेंट बॉक्स में दिखा दीजिए कि आपकी परवरिश क्या है। पर मेरे को गाली देने से, मेरे बारे में नेगेटिव बोलने से, मेरी आलोचना करने से मेरा सत्य बदल तो नहीं जाएगा, समाज की संरचना बदल तो नहीं जाएगी, समाज में जो हो रहा है उसमें कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या? और अगर तुम इस चीज के पक्षधरों की समाज जो जिस दिशा में जा रहा है वो सही है, तो इसका परिणाम तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। किसी महापुरुष ने कहा था कि यदि समाज में बदलाव चाहते हो तो पहला बदलाव आप अपने अंदर लाइए। मैं वो बदलाव अपने अंदर फील कर रहा हूं, भले ही बहुत छोटे स्तर पर है, लेकिन मैं फील तो कर रहा हूं। मैं गलत को गलत और सही को सही कहने का प्रयास कर रहा हूं, बावजूद इसके कि मैं कई लोगों के निशाने पर हूं, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं। बावजूद इसके कि कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा काम शिक्षा देना है, तो फिर ये काम में क्यों लगे हुए हो? तो मैं उनसे बस इतना कहना चाह रहा हूं, क्या शिक्षा देने का मतलब केवल किताबी ज्ञान देना है? समाज की शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगी? क्या मेरा काम केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराना है? जीवन की परीक्षा में मेरा कोई योगदान नहीं होगा? तो यदि समाज में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाओ, और जब तुम्हारे अंदर बदलाव आता है तो फिर अपने समाज के अंदर बदलाव लाइए। और मेरा समाज तो मेरा नैया पार है, आप ही तो मेरा समाज हो। मैं अपना बदलाव आपको ही तो दिखा पाऊंगा और मैं आपको ही तो बदलने की कोशिश करूंगा। और मुझे मालूम है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, और आप मुझे इसलिए मानते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि यह व्यक्ति मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। और बस मैं इतना आपके अंदर जगाना चाहता हूं कि आप गलत को गलत और सही को सही कहो। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, फिर वो चाहे कोई हो। धर्म की असली परिभाषा क्या? धर्म का मतलब जो गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता रखता हो, वो उससे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है, बाकी सब पाखंडी हैं। तो मुद्दा यह बात का है कि कोई भी समाज तरक्की कब करता है? आप किसी भी समाज को उठाकर देख लीजिए, पश्चिमी सभ्यता को उठाकर देख लीजिए, समाज की तरक्की का प्रमुख आधार सूचना का प्रसार होता है।
जिस समाज में सूचना की गति कम होती है वो समाज धीरे धीरे वृद्धि करता है। हमारे प्राचीन इतिहास से आप उठाकर देखिए, सूचना का प्रसार फिजिकल रूप से हुआ है। एक किताब के बाद दूसरी किताब, दूसरी किताब के बाद तीसरी किताब, और इस प्रकार से किताबों का संग्रहण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हुआ। आज जो हम गीता, कुरान, बाइबल ये देख रहे हैं, ये क्या है? सूचनाएं हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए हैं, और वो जीवन जीने की कलाएं छुपी हुई हैं उसमें। तो आज हमने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, गीता पढ़ना बंद कर दिया, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया। तो हमें जीवन जीने की जो कलाएं हमको मिली थी, वास्तविक कलाएं, हम उनको छोड़कर हम ऐसी कलाओं में घुस गए हो जो जीवन की कला है ही नहीं। वो क्षणिक सुख देती है, बाद में वो हमको तकलीफ ही दे रही होती है। तो आप ये बोलोगे कि अगर सर सूचना का प्रसार ही समाज की तरक्की का प्रमुख कारण है, तो वर्तमान में हम जिस समाज में खड़े हैं तो सूचना की खदान है। यहां तो सूचना पल पल में प्रसारित होती है। बिल्कुल सही। आज हाथ हाथ में मोबाइल है, स्क्रीन वाला। मोबाइल एक ऐसा दिमाग है जो किताबों को खा गया, और उन्हीं किताबों में हमारे जीवन जीने की कलाएं लिखी हुई थी। जब किताब ही नहीं रही लाला, तो जीवन जीने की कलाएं कहां से रहेंगी? और उस स्क्रीन वाले मोबाइल में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे डाकू लुटेरे छुपे बैठे हैं, जिन्होंने हमारे समय को लूट लिया है, जिसने हमारे परिवार को लूट लिया है, जिसने हमारे परिवार से परिवार को दूर कर दिया है। आज मियां बीवी बगल में बैठे हैं, आपस में बात करने की बजाय फेसबुक और व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, बच्चा अलग मोबाइल चला रहा है। तो जिस बच्चे को अपने माँ बाप से लगाव ही नहीं होगा, वो बच्चा बड़ा होकर समाज में क्या रोल निभाएगा? तो हम पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता की गिरफ्त में आ रहे हैं। पश्चिमों में यही तो होता है। हमारे समाज की संरचना बहुत अलग है। हमें दूसरे के दिखावे के हिसाब से अगर चलना पड़ा तो हम अपनी मौलिकता खो देंगे। तो नो डाउट जिस समाज में हम खड़े हुए हैं इसमें सूचना का भंडार है, पर एक बात ध्यान रखना, अत्यधिक सूचना से समाज की गति में वृद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें वो लोग बहुत खुश होंगे जिन्होंने बहुत धीमी गति से वृद्धि करते हुए समाज को देखा है। अचानक से वो इस दौर में आए तो समाज की गति बहुत तेज दिख रही है। जैसे हम किसी रेलगाड़ी में बैठे थे तो प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था बहुत धीरे चल रही है बे। और फिर जब रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ना शुरू किया तो मजा आ रहा है, गाड़ी की स्पीड चल रही है, खिड़कियों से हवा आ रही है, जो आनंद आना शुरू किया। मुद्दा इस बात का नहीं है कि गाड़ी ने कितनी स्पीड पकड़ी है, यानी समाज किस गति से आगे बढ़ रहा है। क्या उस ट्रेन के डब्बे में बैठे किसी व्यक्ति ने यह गौर किया है कि साला सही पटरी पे जा रहे हो कि गलत पटरी पे जा रहे हो? तो जो गति से चल रहा है वो जरूरी नहीं कि सही दिशा में, हो सकता है पटरी गलत हो, और अगर ट्रेन की पटरी गलत हो तो उड़ीसा के बालासोर की घटना होने के चांसेस 100% है। हर गति वाली चीज तुमको सही दिशा ले जाए जरूरी नहीं है। नो डाउट हमारा समाज जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस पर मुझे गर्व है, पर समस्या इस बात की है, क्या हम ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये समाज की दिशा सही है कि गलत है? तो जो हमें सूचना मिलती है वो सूचना अगर गलत है तो समाज की गति तो तेज होगी लेकिन दिशा गलत हो जाएगी, और हम अपने संस्कृति, अपने कल्चर से इतने दूर हो जाएंगे कि हम लौट कर कभी उस कल्चर में आ ही नहीं पाएंगे, और हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें पहुंचाया जा रहा है। क्या है हमारा कल्चर? बहुत सीधा सा है, सबको एक साथ लेकर चलो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को स्नेह दो, सभी को मां बहन समझो, महिलाओं का सम्मान करो, महिला पुरुष को बराबर हक दो, बच्चियों को संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हमारा कल्चर क्या नहीं है? पर्दा प्रथा, ये भारत का कल्चर नहीं है, ये तो थोपी गई प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं, किसी मूर्ख व्यक्ति ने थोप दी थी। पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारा कल्चर नहीं, हटाओ इसे। विधवा विवाह होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, बच्चे बच्चियों को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए, अतिथियों का स्वागत होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, एक दूसरे की तरक्की के बारे में सोचना चाहिए। ये हमारा कल्चर है। पर हमें सिखाया क्या जा रहा है उस चीज को देखो, और हमारा जो साहित्य है, हमारी जो कलाएं हैं वो हमारे समाज का प्रदर्शन करती हैं। किसी भी समाज की विशेष समय की स्थिति को अगर समझना है तो उसकी मूवी देखो। 1980 में अलग प्रकार की मूवी बनती थी, 1990 में अलग प्रकार की मूवी बनती है। 1980 की मूवी देखोगे, 1980 के पहले की मूवी देखो, 1950 से 60 के बीच में, तो जो उसमें घर का मुखिया है वो कृषि करके आ रहा होगा, क्योंकि उस समय हम कृषि प्रधान थे। 70 से 90 के बीच की मूवी देखो तो उसमें जो मुखिया है वो फैक्ट्री से मजदूरी करके आ रहा है, क्योंकि उस समय मजदूर
थे फैक्ट्रियों के अंदर। अब की अगर मूवी देखोगे तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, यानी सर्विस सेंटर में कार्य कर रहे हैं। तो पहले प्राथमिक सेक्टर की मूवियां बनी, फिर सेकेंडरी सेक्टर की मूवियां बनी, अब टर्सरी सेक्टर की मूवियां बन रही हैं। तो हमारा समाज अब सेवा क्षेत्र में घुसा हुआ है। अब वर्तमान का जो समाज है वो पूरी तरह से बदल चुका है। वर्तमान समाज में हमारे ऊपर जो हावी है वो क्या हावी है वो समझना। समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। हमको जो टीवियों में दिखाया जाता है, जो मूवियों में दिखाया जाता है, वो उच्च वर्ग है। तो मध्यम वर्ग का गरीब आदमी वो सपने में खो जाता है, और जो व्यक्ति सपने में खो जाए वो हकीकत में मेहनत नहीं कर पाते, तो गरीब के गरीब ही रहते हैं। तुमने कभी किसी मूवी में देखा है बढ़िया 5 स्टार रेस्टोरेंट पे बाबू और सोना मिल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वो एक ऐसे फैमिली की कल्पना करा रहे हैं जो अमीर हैं। साले तुम फिल्म देखने गए हो, तुम पहले अपने घर की स्थिति देखो, पानी बरस जाए तो छत टपकती है, माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, तुमको कर्ज लेकर बाहर पढ़ाने के लिए भेजा है, पर मूवियों में तुम्हें सपने दिखाए जा रहे हैं कि तुम साला सीसीटीवी में बाबू के साथ चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो। कैसे बदलता है समाज को, इस चीज को समझिए। मेरा आक्रोश मेरे खुद के प्रति है, और मैं इस समाज का हिस्सा हूं, तो मैं अपने आप को एक समाज मानता हूं, तो मैं अपने आप पर डांट रहा हूं। मैं अपनी समाज मेरा भी है, मेरा परिवार आप लोग भी हो। अगर गलत रास्ते पे जाओगे तो इसमें कई मुझसे बड़े होंगे, कई मेरे बराबर के होंगे, कई मेरे अनुज होंगे। तो जो मेरे अनुज हैं उनको मुझे डांटने का अधिकार है, जो मेरे बराबर के हैं उनको मुझे सलाह देने का अधिकार है, जो मुझसे बड़े हैं उनसे अनुरोध करने का अधिकार है। तो मैं ये अधिकार से आप लोगों के साथ बात बोल रहा हूं। अब देखिए समाज की संरचना को समझिए। इस स्क्रीन को देखो आप, नागिन, नागिन 6, इसमें कितने सुंदर सुंदर उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, और बच्चियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं इस चीज का समर्थक हूं। बच्चियों को जो कपड़े पहनने दो, जैसे रहनी है रहने दो, पर मैं जरा उंगली, मेरी उंगली तो समाज की तरफ है। ये जो नाटक है नागिन वाला, ये अमीर घरों में नहीं दिखता है, ये गरीब घरों में दिखता है। पर नागिन बनाने वाले ने कपड़ों का डिजाइन ऐसा किया है। हमारे यहां बच्चियां शादी ब्याह में ऐसे कपड़े पहनती हैं, और नॉर्मल तो वो पोंछे लगा रही होती घर में, धुआं निकल रहा है चूल्हे में, झाड़ू पोंछा करना पड़ रहा है। मैंने कभी नागिन को झाड़ू पोंछे करते हुए नहीं देखा, और अगर झाड़ू पोंछा कर रही तो नागिन का कभी मैंने मेकअप छूटते हुए नहीं देखा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाओं को केवल झाड़ू पोछा करना चाहिए, महिलाएं काम भी करने जाएं, पर इस नाटक में महिलाओं की स्थिति वही दिखाई जाएगी। तो इस नाटक में क्यों नहीं दिखाया गया उनकी वास्तविक स्थिति? क्यों नहीं दिखाया गया कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं? क्यों नहीं दिखाया कि वो कैसे किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं? पर ये पोस्टर लगा के दिखा दिया। फिर दूसरे को देखिए, ये एक बिग बॉस नाम का नाटक आता है, इसे बोलता हूं चुगली करने वाला नाटक। कौन कितना चुगलखोर है, कौन कितने ऊपर कितने आरोप लगा ले। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाने पे आगे हो। फिर वो चाहे हमारे राजनेता हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगा रही, तुमने कुछ नहीं किया, वो उसके ऊपर आरोप लगा रही, तो तुमने क्या किया। फिर वो हम लोग देख रहे हैं तो हम एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं किया। वो हमारे बच्चे देख रहे हैं तो तुमने क्या किया। हमारा समाज एक दूसरे के ऊपर गढ़ता चला जा रहा है, और हम शुरू से ही हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला, किस्मत को आरोप। हम जमीन पे गिर गए तो बचपन में बोलते हैं धरती मैया ने गिरा दिया, धरती मैया पे आरोप। हम फेल हो गए तो समय पे आरोप, टीचर पे आरोप, सेंटर पे आरोप, बीमारी का आरोप। हम अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहते कुछ। जब तुम किसी पे ऐसे उंगली दिखाते हो ना, तो ये 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हैं। तो ये जो है ना, ये दूसरों पर एक तुम अपनी वास्तविकता दिखाओ। वास्तविकता, ये सो वास्तविकता वाला है। वास्तविकता दिखानी है समाज की, तो बिग बॉस में बात हो कि किस पर कितना रोजगार मिला, बिग बॉस में बात हो कितनी गरीबी मिट रही है, बिग बॉस में बात हो कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। बात करते हैं साले नंगे पुंगे कपड़े पहनकर बदतमीजी से वहां पर क्रियाएं करते हुए दिखाए जाते हो। चुगली करने से इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अरे समाज का पतन तो तब शुरू हो जाता है जब ऐसे नाटकों में विजय होने वाले लोगों को किसी राज्य का मुख्यमंत्री मंच पर खड़ा होकर इस प्रकार से सम्मान दे। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब स्पष्ट है। इस समाज को मैसेज, इस समाज को मैसेज स्पष्ट है कि बेटा अगर सम्मान चाहना है तो चुगली करो, बेटा अगर सम्मान चाहता है तो दूसरों पर आरोप लगाओ, बेटा अगर सम्मान चाहता है तो दूसरों को कोसो। यह व्यक्ति दूसरों को कोस कोस कर यहां तक पहुंचा है। अब यह व्यक्ति इसका साथ क्यों दे रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति के जिसके लिए इसको चुना गया है
जिसके लिए किसके लिए चुना गया है? आर्टिकल 38 लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य में गरीबी, बेरोजगारी, इन पर बात नहीं करते हैं। ये व्यक्ति इसलिए इसका हाथ पकड़े हुए है क्योंकि इसको फॉलो करने वाले कई लोग हैं। इसको लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको चुगली करने में मजा आता है, उनको दूसरों पर आरोप करने में मजा आता है। जो मुझे देख रहे हैं उसमें कई लोग इस बच्चे के प्रशंसक होंगे। और मैं इस समाज में आज ये है कि कौन किसको कितना फॉलो कर रहा है वो उतना बड़ा व्यक्ति है। मुझे 4 लोग सुन रहे हैं, इसको 4 लाख सुन रहे हैं, तो इस हिसाब से मुझसे बहुत बड़ा व्यक्ति है। वर्तमान पैमाने पर अगर मैं इस व्यक्ति की योग्यता की अगर मैं बात करूं, इससे मैं पूछूं कि आई कोर क्या होता है, इससे मैं पूछूं कि भारत में कैसे स्थिति बदल सकती है, इससे मैं पूछूं कि बताइए रोजगार के लिए क्या कर सकते हो, तो ये व्यक्ति डब्बा गोल हो जाएगा। और इस व्यक्ति के अंदर जो भड़ास निकलेगी, चूंकि ये सीखा ही ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, मुझे नहीं मालूम व्यक्ति कौन है। मैं इस व्यक्ति को जानता हूं क्योंकि ये मेरा प्रतिनिधि, हम लोगों ने इसको चुन के भेजा है। और ये अपना काम छोड़कर इस व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए, क्योंकि इसको मानने वाले कई युवा हैं तो इसको वोट मिल जाएंगे। और इसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया है। ऐसे राजनेताओं ने, मैं खुल के बोल रहा हूं, क्योंकि समाज आज जिस प्रकार से डर बहुत है कि हमारे ऊपर ईडी का छापा पड़ जाएगा, हमारे ऊपर झूठा केस लगा लिया जाएगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जब अगर तुम्हारे ऊपर झूठा केस लग ही रहा है तो उसको सच्चा कर दो ना। स्पष्ट बात है यहां तो। अरे जब झूठे केस में जा ही रहे हो तो सच्चा करके जाओ, आनंद की प्राप्ति तो होगी आपको। हम क्यों इस समाज में इतना डर के? समाज किसी का तो नहीं है, समाज सबका है। हमारे नौकर हैं ये नौकर है हमारा, हमारे ऑर्डर पे हमने इनको पहुंचाया है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है केवल और केवल समाज में प्रगति देखना। इनका काम है उद्योग लगाना, इनका काम है रोजगार देना, इनका काम है सरकारी नौकरी निकालना, इनका काम है रोड बनाना। इनका काम ये नहीं है कि ये इस प्रकार के व्यक्तियों को मंच पर खड़े होकर पुरस्कार करें। अगर इस व्यक्ति को कुछ करना ही था तो फिर इनके समर्थन में क्यों नहीं पहुंचा? ये लोग दिन भर पहलवानी करते हैं, पहलवानी करने के लिए ब्रह्मचर्य करना पड़ता है, डाइट होती है, खवाई पिलाई करनी पड़ती है, दिन भर रात भर मेहनत करके तब मेडल लाते हैं। और देश में इनसे ऐसे लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है। बड़ा दुर्भाग्य कि हमें ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान करने को मौका मिल रहा है। कौन है ये? क्या उपलब्धि है इसकी? सिर्फ इस बात के अलावा कि ये चुगली कर सकता है, दूसरों की बुराई कर सकता है, और हम इसे फॉलो कर रहे हैं। हम इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये रियल हीरोज हैं। इन्होंने अपना पूरा पसीना से, क्योंकि ये मेहनत, इस देश में मेहनत का सम्मान नहीं हो, जिस देश में मक्कारी का सम्मान हो, क्योंकि एक मक्कार दूसरे मक्कारी का सम्मान कर सकते हैं। मक्कारी ही तो हो तुमने अगर देश के लिए कुछ नहीं किया। और ऐसे लोगों का सम्मान इसलिए अब हो रहा है क्योंकि ये बेरोजगारों के राजा हैं। अरे गधो, इसने तो अपनी बिल्डिंगें बना ली होंगी। ये काम करता है, तुम इसके काम को देख रहे हो और तुम्हें ये सपने दिखा रहा है, और तुम बेरोजगार बैठे हुए हो। तुम्हारे पास क्या है इसको देखने से? तुम अपना डेटा ही खर्च कर रहे हो, अपनी जवानी खर्च कर रहे हो। समय निकल जाएगा तो फिर 10 साल के बाद ये व्यक्ति तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, और ना 10 साल के बाद ये व्यक्ति तुमको याद रहेगा। इसके स्थान पे कोई दूसरा आ जाएगा जो तुमको इसी प्रकार से सपने दिखाना शुरू करेगा। लेकिन अगर सोच कर देखो, हम लोगों ने इस व्यक्ति का अनुसरण न करते हुए इन महिला पहलवानों को, इस भाई साहब पहलवान का अगर हमने अनुसरण किया होता तो हमने मेहनत की, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर हम मेहनत करके काम कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हमारा पीएससी में सिलेक्शन नहीं होता, पटवारी में सिलेक्शन नहीं होता, तो हम इतने तो नॉलेजेबल हो जाएंगे कि हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। क्योंकि भारत में सभी को सरकारी नौकरी मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पर नौकरी के रास्ते तो निकाले जा सकते हैं। क्या सभी को यूट्यूबर बना दिया जाएगा? देखेगा कौन फिर? यूट्यूब तो क्षणिक है, मैं ये मानता हूं। जिस प्रकार से टिकटॉक गायब हो गया, पता भी चला किसी को? क्या यूट्यूब इकोनॉमी हो चुकी है? क्या बस यही एक तरक्की का रास्ता हो चुका है? बचा खुचा जो समाज है वो इस प्रकार के धारावाहिकों ने खा लिया। ये है सास, ओ तेरे की, ओ मैया, ये क्या देख लिया मैंने? ये है सास। हमारी मम्मी ना है ऐसी। किसकी मम्मी है ये? क्या ये इतना निगेटिविटी मार्केट में क्यों आ रही है? क्यों नहीं सास को मां की तरह प्रेजेंट किया जाता है? तो आने वाली बच्ची भी उनको मां की तरह एक्सेप्ट। पहले से ही अवधारणा पूर्वाग्रह बनाया जा रहा है इस समाज में। न्यूक्लियर परिवार बन रहे हैं, एक साथ रहने को तैयार नहीं है, कि पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ है। सास की छवि है ये, कतई भयंकर लग रही है ये तो। महिला के रूप में मैं सम्मान करता हूं, पर मैं सास पद की बात कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छी कलाकार हैं ये, इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंची है तो कलाकार होंगी बहुत अच्छी।
पर रोल तो सास का निभा रही, तो मैं सास को कोस रहा हूं कि सास ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, अगर मुझे तो लगता है स्मृति ईरानी जी जो कर रही है सही कर रही हैं, पर इन्होंने कभी जीवन में सही काम किया ही नहीं। जब इन्हें बोलना चाहिए तब इन्हें बोलना नहीं है, तो ये कर रही कर डालो, मुझे सब गंदगी यहीं से समझ में आ रही है। और इतना ही नहीं, अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो हमें इस प्रकार के नाटकों, इस प्रकार के कार्यक्रमों को घर में बंद करना होगा और अपने आने वाले बच्चों को ऐसे नाटक दिखाओ। भारत एक खोज, भारत एक खोज ऐसा नाटक है जो हमें हमारे कल्चर की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शुद्धता से, बिना किसी मिलावट के देता है। इसमें कोई राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर होगा भी तो उसको दरकिनार कर दो। भले ही ये हमारे भारतीय नेता के द्वारा लिखी गई है, लेकिन है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी पार्टी का नेता भारतीय का ना हो, सब भारत के लाल है ना। अगर बच्चों को दिखाना है तो पंचतंत्र की कहानियां दिखाओ। पंचतंत्र की कहानियां शिक्षा वाली कहानियां होती हैं। पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं वो शिक्षा वाली कहानियां होती हैं। इसलिए अगर दिखाना है तो इनको दिखाओ। एक व्यक्ति इसको देखो, हमारा समाज कहां जा रहा है। ये लड़का 25 से 26 साल का होगा बस। इसकी विशेषता यह है, एक शब्द आता है रोस्ट करना, ये रोस्ट कर देता है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। यह गाली दे रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि कल को तुम्हारा लड़का तुम्हें खड़ा होकर माँ बहन की गाली दे। एक लड़का अपने बाप को ही गाली दे रहा है। बाप शब्द बहुत जायज है, क्योंकि अब भारत में जो रामायण बनी थी उसमें बाप शब्द यूज किया गया है। तो क्या तुम चाह रहे हो कि जो लड़के हैं वो इस नेचर के बनना शुरू हो जाए? नहीं सर, ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इससे मरमुर ये रोस्ट कर देगा। रोस्ट का मतलब क्या है? दूसरों की बेइज्जती करके जो रोटी खा रहा है वो क्या काबिलियत रखता होगा। और अगर ये इतना ही बड़ा रोस्टर है तो चलो एक काम करो, भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए रोस्ट कर दे कि उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए रोस्ट कर दे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। इतना ही इन्फ्लुएंसर है तो शिवराज सिंह चौहान को 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था और वो व्यक्ति भरे मन से बार बार झूठ बोल जाता है, रोस्ट कर दे। इतना ही रोस्टर है तो भारत में जो बेरोजगारी गरीबी है उसको आके रोस्ट कर दे। काहे का रोस्टर है ये बे? दूसरों की बुराई करके। यही तो मैं कह रहा हूं, मेरा समाज जा कहां रहा है। हम अगर इस जैसे लड़कों को फॉलो करने लगे तो हमारा समाज ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें कई होंगे ये हमारे यूट्यूबर को तुमने ऐसा बोल दिया। अबे है कौन ये? गाली के अलावा इसके पास है क्या? जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता उसके मुंह से गाली के अलावा क्या निकलेगा? पर हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पसंद आ रहा है। पसंद क्यों आ रहा है? कि हमने समाज की संरचना ही ऐसे कर ली। अच्छा, इन्हें देखो। अब ये बहुत, इनका नाम सन्नी लियोनी जी है। मैं जी करके सम्मान कर रहा हूं क्योंकि समाज में सम्मान हो रहा है इनका। ये प्रोस्टिट्यूट है, महिला के तौर पर मैं इनका सम्मान कर रहा हूं, पर मैं समाज के लिए इनका उदाहरण ले रहा हूं। इन्होंने प्रोस्टिट्यूशन में काम किया। समाज में प्रोस्टिट्यूशन गलत माना जाता है तो फिर इनका सम्मान क्यों? और अगर इनका सम्मान है तो फिर समाज में प्रोस्टिट्यूशन गलत क्यों? तो फिर जो जीवी रेड लाइट दिल्ली में है या कहीं भी मध्य प्रदेश के शिवपुरी या जहां भी एरिया में ये काम हो रहे हैं, तो फिर उनको समाज में सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? इनको बड़े बड़े मंचों में बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। तो कल को हमारी बच्ची अगर इन जैसा बनना चाहे तो फिर मुझे दिक्कत क्या है इस चीज की? मेरी बच्ची प्रोस्टिट्यूशन का काम करे और फिर समाज में उसको ऐसी सम्मान मिलना चाहिए। ये समाज को हम उदाहरण दे रहे हैं। फिर इस बच्ची को देखो, इस बच्ची का ये कहना है कि मेरी खुद की आजादी है, मैं जो चाहूं वो पहनूं, जो चाहूं। आपकी आजादी खुद की तब तक मानी जाती है जब तक समाज की संरचना डिस्टर्ब ना हो। ये हमारा कल्चर नहीं है। हम बच्चियों के कपड़े पहनने पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगा सकते। रामलीला एक मूवी में काम किया था उसने, वो नंगा होके फोटो खिंचा रहा था। अरे नंगे ही हो तुम साले। तो मैं इस बच्ची से इतना कहना चाहूंगा कि आपकी आजादी है, पर बेटा आपको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। मेरी बच्ची बड़े होकर आपको फॉलो करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बच्ची क्या पहने क्या ओढ़े, इस पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय हो तो फैशन के नाम पर वो चीजें बाहर निकालो जो दूसरे कॉपी कर रहे हैं। तो बाहर के लोगों को हम कॉपी कर रहे हैं, तो हम दूसरा कल्चर अपना रहे हैं। पहनने को आप कुछ भी ना पहने तो भी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि भारतीय कल्चर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं।
और आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि लोग आपको देखें, और लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये समाज है इस प्रकार का। तो हमें क्या करना चाहिए सर? कैसे लोगों को फॉलो करें? ऐसे लोगों को फॉलो करो, ये हैं रियल हीरो, ये हैं हमारे समाज के हीरो। इनको फॉलो करो, इनको फॉलो कीजिए। क्रांति ला दी इन्होंने शिक्षा की। इनकी बातें अगर दिन भर सुनोगे, और जो चुटपुट जो गाली देता रहता है दिन भर, ऐसे लोगों को अगर छोड़ के इनको सुनोगे, इनको सुनने में तकलीफ होगी, क्योंकि तुमको मनोरंजन नहीं कराएंगे, ज्ञान की बात कराएंगे। इनको फॉलो कीजिए, इनको राजनीति से अलग कर दीजिए, पर इनके तर्क सुनिए आप। अगर आपको लगता है तर्क गलत दे रहे हैं तो आप कमेंट करो, ये व्यक्ति इतना तार्किक है, उस तर्क को भी तर्क से सिद्ध करेगा। तो तर्किक बनना है। मैं तो चाह रहा हूं कि बच्चे इनको फॉलो करें, मैं चाह रहा हूं बच्चे इनको फॉलो करें, मैं चाह रहा हूं बच्चे इनको फॉलो करें। और अगर फॉलो करना है तो इन सर को फॉलो कीजिए। इन सर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लगातार 1100 वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पर। आज भी इन्होंने गैप नहीं लिया, शादी के दिन भी इन्होंने गैप नहीं लिया था। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सुबह 6 बजे ये करंट अफेयर्स पढ़ाने आते हैं। जयपुर के टीचर हैं, बहुत बड़े करंट पढ़ाते हैं। तो जो व्यक्ति इतना डेडिकेटेड हो, इतना अनुशासित व्यक्ति, उसको फॉलो करने में कितना अच्छा, जीवन बदल जाएगा। तुम सुबह 6 बजे जग जाओगे, इनको फॉलो कर रहे हो, ये करंट पढ़ा रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, गलत रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। तो इनका अगर ज्ञान लोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को वो ज्ञान आगे जाएगा। तो ज्ञान जो दे रहे हैं, संचार, देखो सूचना तो ये भी दे रहे हैं, सूचना ये भी दे रहे हैं, सूचना ये भी दे रहे हैं, सूचना श्री विकास दिव्यकीर्ति सर भी दे रहे हैं। ये सूचना से हमारा समाज सही दिशा में जाएगा। ये सूचना जो दे रही है बच्ची, ये सूचना जो दे रही है, ये सूचना जो दे रहा है लड़का, ये बहुत गलत सूचना है। सोचो पूरे समाज में सब गाली गुल्ला देने लगे हैं, तेरी माँ का, तेरे पापा का, तेरे भाई का। ये है, या ऐसे लोगों को बगल में खड़ा भी मत करो। अगर इनका सोचो, इस व्यक्ति की क्या हैसियत होगी अगर इसके यूट्यूब को कोई ना देखे तो। कौन है फिर ये लड़का? बेरोजगार के अलावा मेरी नजर में कुछ नहीं है। पर ये व्यक्ति को हम इसलिए सुन रहे हैं, मजा आ रहा है। और काफी लोग इसकी नकल करके 2-4, बस मैं कह रहा हूं कितने लोग हैं अभी, यूट्यूब फेस्ट हुआ, 5000 लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े। 5000 तो हो, 5000 को तो रोजगार मिला जिनने कोठियां बना ली। बाकी तो सब बेरोजगार और बर्बाद हो गए, मानसिक रूप से कुछ सीखे ही नहीं गाली के अलावा। मत करो ऐसे लोगों को फॉलो, ऐसे लोगों को फॉलो करो, चरणों में डले रहो। ये है असली गुरु, इन्हें भगवान मानो, इन्हें भगवान मानो। और अगर ये गलत करते हैं तो इनका भी साथ छोड़ दो। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो ऐसे लोगों से मिल रही हैं, झूठे लोग। टीआरपी के चक्कर में कितना बड़ा झूठ बोला था कि नोट पर चिप निकलेगा, और ये लड़की और ये महिला रूबिका लियाकत, क्या नाम है इनका, बदल गई। अब मैं तो उनको ऐसे चैनलों को देखना पसंद नहीं करता। मैं झूठ के अलावा कितने इन्होंने बेरोजगार पर टॉपिक किए हैं। अगर ये बेरोजगारी बनाए, मैं देखूंगा कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कितने भारत में गरीबी पर, कितने इन्होंने रोजगार स्किल पर, कितने इन्होंने इस प्रकार के मुद्दे किए हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद के अलावा। अरे जो राम 14 साल वनवास में रहे, उन्हें मंदिर की क्या जरूरत है? जो मोहम्मद पैगंबर साहब जिन्होंने जीवन भर रास्ते पर चल चल के ज्ञान दिया है, उन्हें मस्जिद की क्या जरूरत है? आज ये समय आ गया कि भगवान को हम पाल रहे हैं, पालने वाले को हम पाल रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। क्योंकि अगर हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहेंगे तो ऐसे लोगों की दुकान चलती रहेगी, और तुम और हम इसी प्रकार से पिसते रहेंगे। हमारे पिताजी बेरोजगार रह गए, हम बेरोजगार रह जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी। और जिनका मकान बनने थे, बिल्डिंग बनने थे, तो वो बनते ही चले जा रहे हैं। अब ऐसे एंकरों पे मैं क्यों भरोसा करूं? इनके ऊपर कुछ करोड़ लेने के आरोप हैं, ये जेल भी रह आए हैं, और आरोप इस चीज का है कि ये न्यूज को गलत प्रस्तुत कर देंगे। तो जो व्यक्ति इस मामले में जेल गया है कि वो न्यूज को गलत प्रस्तुत कर सकता है, इसके न्यूज पर मैं भरोसा क्यों करूं? इस पर तो मैं भरोसा कर ही नहीं सकता। ये तो खत्म है मेरी नजर में, खत्म है ये व्यक्ति। ये थे, ये स्वर्णिम समय था जब न्यूज पढ़ी जाती थी। ये स्वर्णिम समय था जब न्यूज पढ़ी जाती थी। ये न्यूज पढ़ने का तरीका था, ये न्यूज पढ़ी जाती थी। कहां गए ये? न्यूज पढ़ने में शालीनता होती थी। मुद्दे की बात, न्यूज का मतलब सिर्फ न्यूज होता था। साला आज के समय में न्यूज छोड़ के बाकी सब है। ये मेरी व्यक्तिगत भड़ास है, और मेरी व्यक्तिगत भड़ास
मेरे अपने प्रति है, मेरे समाज के प्रति, और ये मेरा मैसेज मेरे परिवार के लिए, नैया पार के लिए। आप अगर आलोचना के मूड में हैं, क्योंकि आपकी परवरिश यही हुई है, क्योंकि हम समाज में हुए रहे हैं रोस्ट करना। एक शब्द आया रोस्ट करना, भूखे मरोगे सालो, तब रोस्ट के लिए रोस्ट भी नहीं मिलेगा। जाग जाओ, चाटुकारिता बंद करो, तर्क से सोचना शुरू करो, गुलामी से आजादी लो। और जिस दिन हम ये गुलामी से आजादी ले लेंगे, इन जो झूठे नेता, पाखंडी बाबा, मौलवी तथा कथित यूट्यूबर्स जो समाज को गलत दिशा में ले जा रहे हैं इन्फ्लुएंसर के नाम से, ये सब खत्म हो जाएंगे और ये दुनिया के सबसे बड़े बेरोजगार होंगे, क्योंकि इनके पास खुद की कोई योग्यता नहीं है। नेता में झूठ बोलने के अलावा कोई योग्यता नहीं है, बाबा और मौलवी में पाठन करने के अलावा कोई योग्यता नहीं है, और झूठे इन्फ्लुएंसर में गाली देने के अलावा कोई योग्यता नहीं है। और अगर तुम इनको देखना बंद कर दोगे तो क्या गाली दे के रोटी भर लेंगे, क्या झूठ बोलकर रोटी भर लेंगे, क्या पाखंड दिखा के रोटी भर लेंगे? मर जाएंगे। सबसे बड़े रोजगार तो बेरोजगार तो यही लोग हैं। वो कमाल की बात है, इन्हीं बेरोजगारों की वजह से हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जागो और रोजगार की तरफ लौटो, जागो और तर्क की तरफ लौटो, जागो और गुलामों की बेड़ियों की तोड़कर आजादी की तरफ लौटो। सम्मान करो सबका, महिलाओं में, बच्चियों को। ईर्ष्या से दूर रहो, आलोचना करना बंद करो, जो है उसमें खुश रहो। जीवन आसान है, इसे आसान बनाने का हर संभव प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत माता की जय।